नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या फिल्मी बंड्या या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत. मित्रांनो, आपण जो नवीन पिक्चर होतोय आझम या चित्रपटासंदर्भातली माहिती देण्यासाठी चित्रपटातील स्टारकास्ट आज आपल्या बरोबर आहेत. गँग वॉर, पोलीस, मुंबई हे जे विषय आहे, पूर्वीपासून हे विषय चालत आलेले आहेत. त्याच विषयावर आणखीन एक चित्रपट येतोय आझम. या कलाकारांशी आता आपण बोलणार आहोत. All right, people, we have the guest of honor. Mr. Jimmy Shergill is here with us. Can we have a big round of applause? Jimmy sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुणे में. नमस्कार. पुणे में आपका स्वागत है. थैंक यू. नवाब के जाने के बाद इनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तू है भाई. इन सबको एक साथ एक रात में मारना होगा. आपने सही कहा. आई थिंक कहानी जो है वो बॉम्बे की एक रात की कहानी है. जो रात जब शुरू होती है तब कहानी शुरू होती है और सूर्य उदय से पहले पहले कहानी जो है वो ख़त्म होती है. इसमें बढ़िया चीज़ ये है कि जैसे एक रेस अगेंस्ट टाइम वाली चीज़ें होती हैं. बाकी आपने जो क्राइम थ्रिलर्स और वैसी देखी होंगी जो गैंगस्टर्स पे और इन सब के ऊपर बेस होती हैं फिल्में, वो थोड़ी सी सहमी हुई उस हिसाब की होती है. ये थोड़ी सी दौड़ती हुई कहानी है. वो उन कुछ घंटों की कहानी है और उस रात को जब अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और उससे जो है वो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो पुलिस हो, सब के सब जो है वो एक तरीके से चौंक जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है. इतने सारे लोगों को कैसे मारेगा? गेम में बिछाएगा भाई. तेरे को सिर्फ घोड़ा दबाने का है. मुंबई का नया डॉन कादर पठान. कुछ भेजा है व्हाट्सएप पे, चेक करो ना. कादर हो जाबे, आजाद कुछ बड़ा करने वाले हैं. क्यों कर रहा है, और जब तक उनको पता चलता है कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. तो एक बड़ा ही अलग सा स्क्रीन प्ले जो है वो डायरेक्टर ने इस फिल्म में ट्राई किया है, जो आई थिंक हिंदी ऑडियंस के लिए एक बहुत नई और एक बड़ी रिफ्रेशिंग चीज़ होगी, जिसमें कि कहानी एक पॉइंट तक जाती है और फिर वापस शुरू होके किसी और पॉइंट पे लेके जाती है और रिवील होता है कि क्या हो रहा है. तो एक सस्पेंस थ्रिलर है, एक क्राइम थ्रिलर है और एक ऐसी फिल्म है जो दौड़ती हुई, भागती हुई उन कुछ घंटों की कहानी है उस रात की मुंबई में. कुछ बहुत खूबसूरत लोकेशंस भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशंस हैं, क्योंकि मैं तो इतने सालों से बॉम्बे में हूँ, मगर कुछ ऐसी लोकेशंस थी जिन्हें जब मैं वहाँ पे शूट कर रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को इतने साल हो गए बॉम्बे में शूट करते हुए. और मैं वापस से यही बात कहूँगा कि आई थिंक अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिल्म इससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है. और जब बहुत अच्छी फिल्म होती है उसका ट्रेलर जो है उससे बढ़िया बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. मैंने फिल्म देखी हुई है इसलिए मैं कह सकता हूँ. और कई लोगों के लिए तो ऐसी भी होगी जो थ्रिलर्स इंजॉय करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं थ्रिलर्स, बैठ के देखना, सब कुछ करना, वो तो शायद दूसरी बार भी जाके देखेंगे, क्योंकि वो जब दूसरी बार देखेंगे तो उनको कुछ और नया उसमें नज़र आएगा. क्योंकि बहुत ट्रीटमेंट में एक अलग चीज़ करने की डायरेक्टर ने कोशिश की है कि जब कोई कैरेक्टर जो है वो पहले बैक बेंचर टाइप का है, कुछ बहुत ज़्यादा वो प्रोमिनेंट नहीं है, तो वो हमेशा आपको इस हिसाब से दिखेगा. और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और उस आदमी की प्रोमिनेंस बढ़ती है तो दूसरा जो बोल्ड था वो पीछे दिखेगा और ये आगे दिखेंगे. तो ये छोटी छोटी इंटरेस्टिंग टेक्निकल चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि लोग बहुत इन्जॉय करेंगे. बाकी मैं ये मानता हूँ कि ऐसी फिल्में जो बड़े पर्दे के लिए बनी हो, जिसका मतलब भरे थिएटर में आप डायलॉग्स का मज़ा लें और पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए जब आपको थ्रिलिंग मोमेंट आए, 360 डिग्री को सस्पेंस रिवील हो यार, आप लोग बोलो ओ वाह व्हाट ये क्या हुआ, और इंटरवल आए तो आप लोग एकदम मतलब खड़े हो जाएं कि अरे यार ये क्या, ये कैसे रिवील हुआ. तो वो वैसी वाली फिल्म है. और आई थिंक एक ये जो डायरेक्टर हैं श्रवण तिवारी, इन्होंने खुद ही फिल्म को लिखा है और
बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले, मतलब मैं खुद बहुत शौकीन हूँ थ्रिलर्स का और मुझे मज़ा आता है, लेकिन मैं खुद जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे ये था कि यार ये कैसे लिखी इस आदमी ने। बाब हमेशा कहता था, तुम जिसे आते हुए देख नहीं पाते वो तुम्हें गिरा देता है। सरन्या शेट्टी को किसी ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। नवाब कादर को तुरंत मारना पड़ेगा। गैंग वॉर छिड़ जाएगा। एक फिल्म है, एक एंटरटेनिंग फिल्म है। संदेश को अगर आप निकालेंगे तो यही है कि इन सब चीज़ों में जो है, हालांकि बॉम्बे में और इन सब जगहों पे वो दुनिया अब रही नहीं है, वो क्राइम वर्ल्ड और उस हिसाब से एंड ऑल दैट व्हाटएवर, बट फिर भी मतलब यही आप सोच के निकलेंगे कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, दिस इज़ ऑल रॉन्ग एंड ऑल दैट व्हाटएवर। बट जो चीज़ का आप मज़ा लेके निकलेंगे वो ये है कि यार ये कैसे लिखी और कैसे बनाई इस डायरेक्टर ने फिल्म। हमने मज़ा लिया, अब हम अपने दोस्तों को लेके कल फिर से आएंगे और फिर से इसका मज़ा लेंगे। वो मैं अलग मज़ा लूंगा इस पिक्चर का, वो फीलिंग आपके अंदर होने वाली है। सुबह होने से पहले ये सब टपकने वाले हैं। अभी तूने कोई पैतरी की है ना तो तुझे मार के यहीं गाड़ दूंगा पुलिस स्टेशन में, समझाओ। मेरे को तो आप कभी भी मार सकते हो साहब। अभी फिरोज को बचाओ, टाइम कम है तुम्हारे पास। 45 जा रहे हो, दुनिया उठ के अपने काम पे जा रही है और आप सो जा रहे हो, और ऐसा आदमी खुद भूत जैसा फील करने लग जाता है। और मतलब मैंने अब थोड़ा सा ये था कि यार अब मैं ये नाइट शूटिंग्स नहीं करना चाहता हूँ। तो जब मेरे पास ये एक आइडिया के तौर पे आया कि एक कहानी है, कोई थ्रिलर है जो एक रात की कहानी है, मैंने कहा यार अरे वो 40 रातें मांगेंगे, तो एक काम करते हैं उसको रहने देते हैं। कुछ हफ्तों के बाद वो स्क्रिप्ट जो है, मुझे स्क्रिप्टें पढ़ने का शौक है, तो मेरे घर पे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो पढ़ी होती हैं, जिनकी फ्रेश आई होती हैं, और मैं एक एक करके सब पढ़ता रहता हूँ। तो एक दिन मैं सोच रहा था आज क्या पढूं, और मैंने देखा कि एक हिंदी में लिखी हुई स्क्रिप्ट थी और काफ़ी डिटेल्ड, काफ़ी मोटी स्क्रिप्ट थी। मैंने कहा चलो आज ये पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये वही रात वाली कहानी है, और मैंने पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद मैंने एंड करी और मैंने मैनेजर को सीधा फ़ोन किया। मैंने कहा यार ये कौन है, क्या है, ये फिल्म बना रहे हैं? तो उसने कहा ये वही नाइट वाली कहानी है जिसको हमने ना बोल दिया था। तो मैंने कहा यार उनको फ़ोन लगाओ, उनको बोलो कि उनको 40 की जगह 80 रातें चाहिए, मैं दे दूंगा, मगर मुझे ये फिल्म करनी है। और अगर इन्होंने किसी और को कास्ट कर लिया है तो मुझे कोई दूसरा रोल हो जो 4-5 रातों का हो वो दे दें, बिकॉज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, बिकॉज कोई कुछ नया करने का अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बस वो किस्मत ऐसी थी कि डायरेक्टर उस वक्त के मेनन के साथ एक वेब सीरीज़ शूट कर रहे थे, तो उसकी शूटिंग ख़त्म करने में लगे हुए थे, और तब तक कास्टिंग हुई नहीं थी, और किस्मत से ये कहानी जो है मेरे पास आ गई। सर एक के बाद एक लोग मर रहे हैं। सर जावेद ने ऐसा नेटवर्क किया कि कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मुझे आपकी सिक्योरिटी के लिए बोला गया है। अन्य का अगर उसने फील्डिंग लगाया है तो तेरा भी लगाया होगा, मेरा भी लगाया होगा। वो झांसा दे रहा है आपको। अरे बहुत बहुत बढ़िया कास्ट है अगर आप देखेंगे, और इस कास्ट का एक रीज़न भी है। ये जो कहानी बताई जा रही है इसमें जो सीनियर्स हैं, जब एक दौर आता है कि जब जितने सीनियर्स होते हैं उनका जाने का टाइम आता है और नए लोगों का टेक ओवर करने का टाइम आता है, तो वो जो जनरेशन गैप के हिसाब से जो किया गया, जैसे रज़ा मुराद साहब हैं और अपने गोविंद जी हैं, शायद सिंधे, ये सारे के सारे जो मतलब खतरनाक एक्टर्स जो हैं, और क्या उन्होंने किया है। बट अगेन मैं आपको यही बोल रहा हूँ, वापस आपके सवाल पे आता हूँ कि एज एन एक्टर ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें हर एक्टर को पता था कि मैं अगर अपने से कुछ करने लग जाऊंगा तो मैं कहानी भी खराब करूंगा, डायरेक्टर का काम भी खराब करूंगा, दूसरों का काम भी खराब करूंगा। तो इसलिए आपको टोटली डायरेक्टर के ऊपर रिलाई करना है, क्योंकि उतने ही सेकंड्स हैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए। उससे ज़्यादा आप कुछ करने जाओगे तो आप स्क्रीन टाइम फालतू में खराब करोगे। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि एक आदमी जा रहा है, अगर उसने कुछ लुक दी, वो बाद में आपको रिवील होता है कि अरे इसने ये लुक उसको क्यों दी थी। तो इस टाइप की थ्रिलर है ये। मुझे घर के चारों ओर अपने आदमी चाहिए। अपने लड़के लोगों को रेडी कर दे। गोलियां कम पड़ जाएगी तुम्हारी। कहानी पढ़ते हो उस समय आप रियलाइज नहीं करते हो कि यार इसमें तो औरतों का कोई रोल ही नहीं है, ये है वो हीरोइन ही नहीं है या कुछ है। मगर मैं हर जगह पे यही कहता हूँ कि ये मर्दों की ऐसी फिल्म है जो औरतें बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगी। अब आप पूछिए क्यों? क्योंकि ये उनके औरतें जनरली बहुत
इंटेलिजेंट होती हैं और वो इंटेलिजेंट चीज़ों को देखना पसंद करती हैं, तो उनका ब्रेन जो है वो टिकल होगा इस फिल्म। अरे ये कैसे कैसे किया इसने, आई वॉन्ट टू नो। तो वो शायद दूसरी बार भी जाएंगी देखने के लिए। ये एक ऐसी मर्दों की फिल्म है जो औरतें बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगी। देखिए अभी हम लोग को ना काफ़ी साल हो गए हैं, 25-27 साल 30 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, तो अब स्क्रिप्ट पढ़ के ही हमको एक आइडिया तो मिल जाता है कि किस जोन में ये फिल्म होने वाली है। अब सिर्फ ये देखना होता है कि जब ये फाइनली एडिट होके विद बैकग्राउंड म्यूजिक विद सब कुछ आती है, तो क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर होती है कि नीचे होती है। मैं आपको बताया मैंने कि मैं तो फिल्म देखी हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर ये ट्रेलर पसंद आया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ट्रेलर से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर फिल्म है ये। और ये मतलब सिनेमैटिक फिल्म है, मतलब आप देख सकते हैं, बड़े स्क्रीन की फिल्म है। वो शूट ही इस हिसाब से की गई है कि इट्स अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस। इसको आप OTT पे या उस पे देख के आप इसको ख़राब करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी फिल्मों का चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसी फिल्में अगर चलती हैं तो बहुत सारे ऐसे नए डायरेक्टर राइटर्स आगे निकल के आते हैं जो बोलते हैं कि यार इसने कुछ नया ट्राई किया। सिनेमा की जोन में रहते हुए आपको फिल्म जब आप देखने जाते हैं, आपका मेन क्या होता है, आपको मज़ेदार डायलॉग चाहिए, मज़ेदार कहानी चाहिए। फिल्म जिस अंदाज से शूट हुई है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं टीवी पे कुछ देख रहा हूँ फंसा फंसा सा। आपको खुला हुआ बड़ा माहौल देखना है, सारा कुछ करना है, अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने हैं, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक, टेक्निकली अच्छी फिल्म। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बड़े पर्दे पे लगने वाली फिल्मों के लिए अच्छी होनी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर ऐसी फिल्में चलती हैं तो और बहुत सारे ऐसे नए राइटर्स और सब कुछ हैं जो आपके लिए कुछ नया लेके बैठे हुए हैं, बस उनको मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर एक ऐसी फिल्म चल जाती है तो उनको वो मौका मिलता है, एंड लॉट ऑफ देम। सो लाइक आई सेड, दिस फिल्म इज मोर देन दिस। ये आपको ऐसा लग रहा है कि एक्शन चल रहा है, ये है वो है, बट इट्स मोर ऑफ अ माइंड गेम। क्योंकि पीछे आपने दिमागी शतरंज खेल रखा है। शतरंज के मोहरे दिख रहे हैं पीछे। जी, वो दिमागी खेल है बेसिकली। ये फिल्म जो है ये पूरी दिमाग वाली है। वो सिर्फ जो किरदार फिल्म के अंदर हैं उनके दिमाग का ही खेल नहीं है। ये जब आप बैठ के इस फिल्म को देखेंगे आपके दिमाग का खेल भी होगा। क्योंकि आप ये कैसे कर रहे हैं, ये लोग कैसे हो रहा है ये, मतलब और बोलेंगे इसमें लॉजिक भी करेक्ट है, बिल्कुल एकदम सही चल रहा है। जो मेरा भी रिएक्शन था, मैं एक थ्रिलर पसंद करने वाला एज एन ऑडियंस अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद है। और मैं बता सकता हूँ कई बार तो कोई फिल्म शुरू होती है कि एंड में यार ये होने वाला है, आप इसमें अगले सीन का बता दीजिए तो मैं मान जाऊँगा आपको। तो मैं खुद शॉक हो गया था, इसीलिए मैंने कहा कि 40 की जगह 80 रातें ले लो यार बॉस, पर ये फिल्म अपने को करनी है। एक कवाली है जो अभी मंडे को आई थिंक रिलीज हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। कैलाश खेर ने गाई है वो कवाली, क्योंकि ऐसी फिल्म के साथ जाता हुआ बस वही है, जहां आपने कहीं बीच में एक गाना डाल दिया या कुछ कर दिया ना, तो वो पूरी पेस जो ऑलरेडी भाग रही है पिक्चर की उसको वो स्लो कर देगा। इसलिए एक कवाली है जो कहानी के साथ जा रही है। वो कंसंट्रेट होते हैं यानी कहानी की तरफ गाने की। जी जी जी, वो बेसिकली आपको बैकग्राउंड में आएगी, लेकिन हम लोग उसको ऑब्वियसली रिलीज कर रहे हैं। उसमें फिल्म के बहुत सारे और विजुअल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं है ना, इसमें इधर पुलिस भी चल रही है, उधर पॉलिटिक्स भी चल रही है, इधर ये इन लोग का खेल भी चल रहा है, पूरा मतलब चीज़ें भाग रही हैं, कहानी भाग रही है, किरदार भाग रहे हैं। डायरेक्टर ने दिखेंगी लोगों के घरों में एंड ऑल दैट व्हाटएवर, बट इट्स जस्ट दैट कि कोई जैसे हीरोइन टाइप जैसे होती है कि किसी एक पुलिस वाले को हीरोइन बना दिया या कुछ, किसी हीरोइन को पुलिस वाला बना दिया, ऐसा वो कहानी में नहीं था। मतलब उस हिसाब से वो तो बहुत साल पहले मैंने किया था। मैं जब मोहब्बतें रिलीज़ हुई थी उसके बाद 2-2.5 साल मैं लगातार काम कर रहा था, और सारी फिल्में मेरे हिसाब से आज भी लोगों को याद है। मेरे यार की शादी है, और मुन्ना भाई MBBS, और उससे पहले जितनी थी दिल विल प्यार व्यार, कहता है दिल बार बार, म्यूज़िकल फिल्में होती थी, रोमांटिक कॉमेडी उस टाइप की होती थी, और बहुत मतलब उनके म्यूज़िक जो हैं वो बहुत उस ज़माने में हिट हुआ करते थे एंड ऑल दैट। मगर कहीं मुझे ऐसा लगने लगा था उस टाइम पे कि
यार मैं ये कब तक करता रहूँगा, गाने गाता रहूँगा, डांस करता रहूँगा, एक आध साल और, 2-3 साल और, उसके बाद फिर ये सब खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या। इसलिए मैंने एक अचानक से फैसला लिया था मुन्ना भाई MBBS में एक किरदार करने का, और वहाँ से ये मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छा भला जो है वो लीड फिल्में कर रहे हो, एज सोलो हीरो या 2 हीरो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तुमको ये करने की क्या ज़रूरत है। पर मैं ये देख रहा था कि जो मीट था, जो मज़ेदार रोल थे, वो सपोर्टिंग वालों में थे। तो मैंने ऐसी पिक्चरें चूज़ करी, जैसे मुन्ना भाई MBBS हो गई, और उसके बाद वेडनेसडे, और फिर धीरे धीरे साहिब बीवी गैंगस्टर, तन्नू वेड्स मन्नू, ये सारी, इसमें ये किरदार बहुत यादगार थे, आज तक लोग इनको याद रखते हैं। तो आई थिंक इसलिए वो किया था। शुरू में जब लोग मुझे कहा करते तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को बर्बाद करो, तो मुझे डेफिनेटली रात को सोते हुए थोड़ी फीलिंग तो आती थी कि यार ये मैं ये सही कर रहा हूँ। लेकिन टुडे व्हेन आई लुक बैक, इतने साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट स्टेप, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये जो है वो ये स्टेप लिया था। So our film Azam is releasing on the 26th of May, and it's, if you're a thriller person and if you love these kind of films, suspense, thriller, crime, all that, you will love this film. So please do go and watch it in theaters. We are here in Pune. We've been visiting different cities for promotions. Because we are so excited about the film, we've taken out special time to go and promote this film and everything like that. और अगर आप लोग इस फिल्म को सक्सेसफुल करते हैं, और पुणे तो हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार देती रही है, और पुणे की मीडिया जो है वो मैं वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मीडियाज़ में समझता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत शूटिंग की है यहाँ पे, बहुत फिल्मों की शूटिंग की है, और हमेशा यहाँ से सब कुछ यादगार ही रहा है यहाँ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों से कुछ बहुत ही स्पेशल रिस्पांस मिलेगा इस फिल्म को। कि तू भी आज से इस शहर का